हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पेडागोजी और पर्यावरण पेडागोजी की ये हमारी दूसरी अभ्यास सीरीज होगी। हालांकि इससे रिलेटेड हम प्रश्न कर चुके हैं, बट अभ्यास के तौर पर ये हमारी दूसरी वीडियो होगी। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने पहला प्रश्न लिया है वो है कि यहाँ पे ये प्रश्न है और इसके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स में से आपको जो सही पॉइंट है उसका सिलेक्शन करना है। प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु, आगे पॉइंट है, उनमें से आपको सही पॉइंट का चुनाव करना है। और ये प्रश्न आपके 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। पॉइंट क्या है? परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों के प्रश्न करने की खोजने को मौका मिलना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए, पर्यावरण विषय आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को इन चारों पॉइंट में से कौन से पॉइंट होने चाहिए। तो एक एक पॉइंट को देखिए। यहाँ पे दिया है कि परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। बिना परिभाषा और व्याख्यान के, बिना, दूर का मतलब यह है कि बिना के, यानी कि उसके बिना आप किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए ये पॉइंट तो गलत होता है अपने आप में। आगे है कि सीखने को हतोत्साहित करना। बच्चा अगर सीखता है तो आप उत्साहित करेंगे उसे, न कि हतोत्साहित, इसलिए ये पॉइंट भी गलत हो गया। आगे है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मिलना चाहिए, तो ये पॉइंट आपका सही है। चौथा दिया है बच्चे में को केवल लिखित जानकारी दी जानी नहीं, बच्चों को हर तरह की जानकारी देनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आपके ये ऑप्शन गलत हो गए। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही, चौथा सही। तो देखिए, यहाँ पे जो दिया है कि सही विकल्प चुनिए, इस हिसाब से आपका विकल्प सी सही होगा, क्योंकि केवल सी ऑप्शन सही है। आप देख रहे हैं कि बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, यही इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, ये ज़रूरी हो। फिर यह है सभी प्रतिभागियों के सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। देखिए, अलग अलग समूह होने के कारण हम यहाँ पे जो महिला स्त्रीकरण और पुरुष का अलगाव होता है वो बना देंगे, जो कि हमारे समाज में महिला और पुरुष को बराबर का अकॉर्डिंग दिया जाता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर दिया उनके अंकों के आधार पे, ये तो आप ये हो जाएगा कि कोई बच्चा तेज है, कोई मध्यम है, इस कारण से आप उन्हें अलग अलग कर देंगे, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। फिर दिया केवल 2 समूह बनाए। अगर आपके क्लास में बच्चों की संख्या अधिक हो तो आप केवल 2 समूह ही क्यों बनाएगा, आपके समूहों की संख्या बढ़ सकती है। और प्रत्येक में बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या जब कम रहेगी तभी तो आप उन्हें सिखा पाएंगे, अधिक होगी तो कहाँ सिखा पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है और बचा है आपका सी ऑप्शन, जो इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि सभी प्रतिभागियों को, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को सहभागिता और सहयोग निश्चित करें कि हर एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को अपना सहयोग दे, हेल्प करे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही बनता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रीना आम पसंद करती है और वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? और ये प्रश्न आपके 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, उसे संरक्षित करना है आम को जाड़े के दिनों के लिए, तो देखिए क्या करेगी, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। जूस को संरक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पॉइंट अपने आप में गलत हुआ। फिर दिया है प्लास्टिक के थैले में रखना। आप जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना बीमारियां फैला सकता है ऐसी कंडीशन में, और जूस को संरक्षित करने का प्लास्टिक में, तो ये एकदम गलत, क्योंकि जूस एक ऐसी चीज़ है 2-3 दिन के बाद खराब हो जाएगी। तो यहाँ से बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। फिर देखिए, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। आपने देखा होगा आपके रेफ्रिजरेटर, आप किसी भी चीज़ को 4-5 दिन या इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो रेफ्रिजरेटर में भी आप बहुत ज़्यादा दिन आम को या किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। दिया है कि, और लास्ट ऑप्शन है कि अचार और आम पापड़ बनाना। देखिए, आम, आपके घर अचार डाला जाता है, आप देखते होंगे कि एक बार अचार डाल दिया जाए तो वो सालों चलता है। उसी तरह से अगर आम का पापड़ बना दिया जाए तो वो भी सालों चलता है। तो यहाँ पे संरक्षित करने की बात की गई है, तो ऑप्शन डी आपका सही होता है कि अगर आम को हम अचार और आम पापड़ के रूप में कन्वर्ट करके उसे सालों तक रख सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले वो भोपाल यानी कि जो एमपी में है, फिर रांची यानी कि झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी
कौन सी दिशा होगी, आपको दिशा का निर्धारण बताना। और ये प्रश्न आपके 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए पहले आप समझिए, खुद को समझिए कि आप कहाँ पे हैं। दिया है नई दिल्ली में हैं आप। पहले भारत के मानचित्र को पहले ऐसे समझ ले। देखिए भारत का मानचित्र लगभग कुछ इस कंडीशन में आता है। भारत का मानचित्र बनाना हर कदम पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए खुद भारत किस तरह का उसको समझ लीजिए। तो इस हिसाब से दिल्ली आपकी यहाँ आती है। तो देखिए आप दिल्ली से चल रहे, क्योंकि कहा है कि एक व्यक्ति है जो दिल्ली में है और वो दिल्ली से भोपाल के लिए चला, तो भोपाल आपका यहाँ आएगा। तो ये यहाँ से देखिए इधर जा रहा है, तो किस दिशा की तरफ जा रहा है, दिशाओं को देख लिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और नीचे है आपका दक्षिण। तो वो किधर आ रहा है, पहले दक्षिण की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन को छांट लीजिए कि दक्षिण किस दिशा में दिया है, तो किस पॉइंट्स में है तो दक्षिण आपके बी पॉइंट में भी दिया है और सी पॉइंट में दिया है। और आपके ए और डी ऑप्शन तो आपके पहले गलत हो गए, क्योंकि दिशा के हिसाब से आप क्लियर हो गए। फिर दिया है कि उसके बाद अब रांची में जाते हैं, जब झारखंड की तरफ जाएंगे तो आपको इधर आना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो गति होगी कुछ इस तरीके से हो। तो आप देखिए आप जहाँ पर वहाँ से आप किस दिशा की तरफ चल रहे हैं, पूरब की तरफ से। तो इन दोनों पॉइंट्स में देखिए कि पूरब किस में दिया है, देखिए फिर पूर्व दिशा में, और यहाँ दिया है फिर पश्चिम। देखो आप देख रहे हैं कि वो पूर्व दिशा में चल रहा है। तो इस कंडीशन से आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि प्रश्न के हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही बना, ऑप्शन बी सही बना, कि पहले वो दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में जाएगा। क्योंकि मानचित्र के लिए फ्रेंड्स आपको देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम बीता है 18 का, उसमें भी आया था। यानी कि दिशाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपको स्वयं को खड़ा करके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि मूल्यांकन से अभिप्राय है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके हर तरह के पेडागोजी में आएंगे। निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय ये बताया कि निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वांछित व्यवहार परिवर्तन की जानकारी है, उद्देश्य की पूर्ति की सीमांकन है, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए निरंतर जो मूल्यांकन होता है वो निरंतर चलती रहने वाली एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही हुआ। वांछित व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, यानी कि आपके मूल्यांकन क्यों किया जाता है कि आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को जानने के लिए। तो यहाँ पे वांछित व्यवहार परिवर्तन दिया है, तो ये भी पॉइंट आपका सही हुआ। सी पॉइंट दिया है उद्देश्य की पूर्ति की सीमांकन। देखिए जब आपका मूल्यांकन किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, तो ये देखा जाता है कि उस मूल्यांकन के बाद जो उद्देश्य रखा गया था उस उद्देश्य की सीमा पर आप किस नंबर पर आए हैं, तो वह सीमांकन हो गया। तो ये भी पॉइंट आपका बनता है इसके अंदर। तो इसके हिसाब से तीनों पॉइंट बन रहे हैं और लास्ट में आपका दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन डी सही हुआ कि उपरोक्त सभी पॉइंट मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, कौन सा परीक्षाओं का प्रकार नहीं है। देखिए कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। मौखिक परीक्षाएं होती हैं जिसमें प्रश्नों को बोला और आंसर को सुना जाता है। लिखित परीक्षाएं होती हैं, लिखित परीक्षाओं में भी दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। लिखित परीक्षाएं जिसमें वैकल्पिक होता है एक, और एक होता है विस्तृत जिसमें बड़े बड़े प्रश्नों को डाला जाता है, और एक है प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं। यही 3 परीक्षाएं होती हैं और इसके अलावा और कोई परीक्षा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है परीक्षाओं का प्रकार नहीं है, तो कौन सा बच रहा है आपका ऑप्शन डी बच रहा है। ये नहीं सब आपको ऑप्शन डी की तरफ इंगित कर रहा है, यानी कि निरीक्षणात्मक परीक्षाएं इस तरह की कोई परीक्षा नहीं होती। तो प्रश्न के हिसाब से जो आंसर बना आपका ऑप्शन डी सही बना। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न यहाँ है कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। उसकी समय की पाबंदी को, बच्चा समय के पाबंद में नहीं रहना चाहता, इसलिए बच्चा शिक्षक की समय की पाबंदी को भी पसंद नहीं करेगा। ये देखिए खुद मैंने कहा था कि पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं उसे खुद में उतार कर देखिएगा, तो ये पॉइंट आपका गलत बन जाता है। अगला पॉइंट है उसकी निष्पक्षता, ये हो सकता है लेकिन अभी हमको और पॉइंट देखने हैं। उसके अनुशासन प्रियता, बच्चा न तो समय की पाबंदी में रहना चाहता है न तो अनुशासन में रहना चाहता है। अगला पॉइंट है उसका रौब, ये पॉइंट तो ऊपर से लेकर नीचे तक बेकार है, क्योंकि इस पॉइंट पर कोई भी अमल नहीं करेगा कि उसका कोई भी किसी का रौब नहीं देखना चाहता। तो यहाँ से बचता क्या है कि उसकी निष्पक्षता, यानी कि बच्चा अध्यापक के अंतर जो उसकी निष्पक्ष पर भावना है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है, जो कमज़ोर है उसकी तरफ कम झुकाव है, इस कारण से बच्चा पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर टीचर निष्पक्ष है तो बच्चा उसकी तरफ सदैव अट्रैक्ट रहेगा। तो बच्चे को क्या पसंद आता है, उसकी निष्पक्षता पसंद आती है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आपका है, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। विद्यार्थियों को आपको क्या देखना है, मानचित्र शिक्षण देना है। तो ऑप्शन देखिए आपका दिया है, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वो घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। आपको मानचित्र बनाना, तो ऐसी कंडीशन में जरूरी नहीं कि आप बच्चे से ये कहें कि वो घर से ही मानचित्र बनाकर लेकर आए, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। आपको बताना क्या है, युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होगी, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। आप बताएंगे, न कि स्टूडेंट्स बताएंगे। तो यह पॉइंट भी अपने आप में कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वो अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ये पॉइंट एकदम सही है, बट हमको अगला पॉइंट भी देखना है। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट दिया है वो दिया है कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न जानकारी देना, जानकारी स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो देखिए यहाँ पे जो सही पॉइंट आपको नज़र आएगा वो यही नज़र आएगा कि बच्चा जिस परिवेश में है उस परिवेश के बारे में बखूबी जानता है, और उसके इसी ज्ञान से नए ज्ञान को जब जोड़कर पढ़ाया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो वहाँ पे यही आपका ऑप्शन सी सही बनता है कि शिक्षार्थियों की सहायता करें कि वो अपने संकेत, और वही ज़रूरी नहीं कि जो हमारे रूढ़ चिन्ह हो उन्हीं के माध्यम से उन्हें पढ़ा जाए। अगर वो स्वयं से कुछ चिन्हों को बनाते हैं तो उनको उन आज़ादी देकर, ताकि उनको ज्ञान विकसित हो सके, आप उतनी आज़ादी देंगे और उनके ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और उनके सापेक्ष दिशा और स्थिति का भी ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही बनता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो हमने अगला प्रश्न लिया है यह है कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन यानी कि अध्ययन के शिक्षक, यानी कि पर्यावरण का एक शिक्षक है जो अभी हाल ही में नियुक्त हुआ है, के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। अगर आप ही वहाँ पे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। इन पॉइंट्स में से आपको वो पॉइंट छांटना है। शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करेंगे, आप शुरू में गए तभी आप अपना नोट्स तैयार करेंगे, या फिर शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक वितरण तैयार करेंगे, या फिर पहले से पाठ योजना तैयार करेंगे, या फिर कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 पॉइंट यानी कि ए और बी आपका गलत साबित हो जाता है। बचते हैं आपके 2 पॉइंट, पाठ यानी कि पहले से पाठ योजना तैयार करेंगे या फिर कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा वो ये होगा कि पहले से पाठ योजना तैयार करना, तो ये गलत होगा। देखिए पाठ योजनाएं तैयार कब होगी, आप अपने स्टूडेंट्स को जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग पाठ योजना तैयार करेंगे। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा कि पहले आप कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे और उसी के हिसाब से अपनी पाठ योजना तैयार करेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही है, कक्षा में धीमी गति सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे। आज का आखिरी प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। यहाँ पे नहीं शब्द है, इस बात को गौर कीजिएगा कि नहीं शब्द को हटा के प्रश्न को करिएगा और उसमें जो पॉइंट बचेगा उसे हटा दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति में क्या समर्थ करती है, तो बच्चों को करके सीखने के अवसर मिले, ये कोई भी सब्जेक्ट चाहता है। फिर दिया बच्चे के बहुत से प्रश्न, बच्चा जो है वो आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे, ये पॉइंट भी सही है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये पॉइंट भी सही लगता है, सही है, लगता है नहीं सही है। और डी पॉइंट है बच्चे कम गलतियां करें, तो ये समर्थन नहीं करती कि बच्चे गलतियां करें, तो ये कहीं ना कहीं से ये पॉइंट आपका गलत साबित हो। तो नहीं जो शब्द है वो कहीं आपको यहीं पर ले जाकर छोड़ता है कि बच्चे गलतियां करें, यानी कि गलती कम करें। वो यही चाहता है कि बच्चे गलतियां नहीं, जो नहीं पॉइंट है आपका यही इंगित कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित समर्थन नहीं करती कि बच्चे गलतियां करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही, अगले पॉइंट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।